हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की चैप्टर 4 यहाँ पर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि प्रश्न उत्तर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। आज के सेशन में क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो इन चैप्टर में जितने क्वेश्चन पढ़े हैं आपने उनको हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन दी मैग्नीशियम एटम। ठीक है ना। मैग्नीशियम परमाणु में एक सही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपने बताना है। ठीक है। मैग्नीशियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। परमाणु क्रमांक 12 का अर्थ क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे, चूंकि वो उदासीन अवस्था में। ओके, तो अगर आप 12 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो पहली कोश में आपके K वाली जो कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और M वाली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो किस प्रकार से 282 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये MCQs हैं तो आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं 381। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकरेक्ट होगा क्योंकि पहली शेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। 282 सेकंड है वो मैंने आपको बता दिया आंसर होगा। अगर आप ऑड वन आउट भी करते हैं तो 183, तो पहली कोश में एक हो सकता है लेकिन उसके नेक्स्ट कोश में आपका फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए ना, जैसे हाइड्रोजन का केस है। लेकिन उसके आगे 8 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 822 तो ये भी पॉसिबल नहीं है, पहली कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि मैग्नीशियम के परमाणु में क्या होते हैं, पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसकी बात करें, ये नाभिक है, इसमें पहली कोश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। तो 282 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा, मैग्नीशियम आपको पता है एक धातु है, इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति रखती है। या आप देखिए तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू कि 6 इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके क्या बनाएगा, ये Mg है, इससे क्या बनेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने तो Mg2 पॉजिटिव बनेगा। और उस केस में आपको कैसी संरचना देखने को मिलेगी या किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, 2 और 8 का, क्योंकि बाहर वाली कोश तो अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दिए। तो Mg2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी जिसमें ही यूज द गोल्ड फॉइल, जो उन्होंने गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। सोने की पन्नी पर जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स डाले तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे और जिससे उन्होंने अपना एक मॉडल कंक्लूड किया था। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक बात कही थी कि जो पूरा परमाणु है उसका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, और उसको उन्होंने नाभिक नाम दिया था। तो नाभिक की डिस्कवरी आप बोल सकते हैं, उसका श्रेय भी आपका किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। और उसी नाभिक की डिस्कवरी के बाद वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि प्रोटॉन की खोज वो करते हैं। तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस इन द एटम एंड एटॉमिक मास। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने नाभिक की खोज की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, न्यूक्लियस इन दी एटम, यानी परमाणु के अंदर नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। और ये किस दौरान हुआ, जब वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कर रहे थे तभी उन्होंने नाभिक की खोज की थी परमाणु में। ठीक है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन element X is 15 and the number of neutrons is 16. Which of the following is the correct representation of the element? ठीक है ना। क्या कहा गया है यहाँ पर, the number of electrons in an element X, कोई X आपका एलिमेंट है जिसमें 15 क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, and the number of neutrons is 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि x आपका क्या है, सिंबल बताया गया है एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है x, और x z a के फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट के एटम को लिखते हैं, जहां पर x का मतलब है उसका सिंबल, z आपका क्या है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें कितने यानी प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु का क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी के बराबर होती है अगर परमाणु आपका उदासीन है। ए आपका क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या हो जाती है, मास नंबर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन
उदासीन अवस्था में जो है वही आपके प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x तो हमारा एलिमेंट का दिया ही गया है कि x से आपका z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू p पॉजिटिव इज इक्वल टू e नेगेटिव, समझ रहे हो। z आपका किसके इक्वल होता है, प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल भी होता है अगर परमाणु उदासीन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में बताया गया है कितने हैं, 15, ठीक है ना। और a इज इक्वल टू कितना होता है, p पॉजिटिव प्लस n, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉन, तो वो आपका टोटल a हो जाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या हमें पता चली गई है कितनी है, 15 है, तो यहाँ क्या हो गया 15 प्लस 16, ठीक है। तो कितना हो गया 15x31, ओके। Which of the following are true for an element? Which of the following are true for an element? एक तत्व के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। अब आपको पहले ऑप्शन देखने, ऑप्शन में क्या है, अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया है, एटॉमिक नंबर जो होता है द्रव्यमान संख्या वो बराबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सम के, ठीक है ना। यानी जितनी वहां पर प्रोटॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन है अगर उनका टोटल हम निकाले, सम करें, योग निकाले, तो वो उसका द्रव्यमान संख्या होता है। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, तो ऐसा कुछ हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को ऐड करने वाला कोई कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं देखा था। सेकेंड वन इज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये तो हमने अभी देखा कि जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू लिखा है, इसका मतलब एक और कोई स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि किसी परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल, ठीक है ना। किसी किसी केस में हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है। जैसे आप लोग हीलियम का केस लेके चलते हो तो वहां पर प्रोटॉन भी दो ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी दो ही हैं, न्यूट्रॉन भी दो ही हैं, तीनों चीज बराबर है। लेकिन ये हर किसी के केस में नहीं होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाला तो आपका गलत हो गया। थर्ड, फोर्थ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जब हम किसी तत्व की बात कर रहे हैं, उसके उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु का क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बराबर होती है, समझ रहे। यानी परमाणु का क्रमांक तो है ही उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन अगर आपका परमाणु उदासीन है तो जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। उदासीन तभी तो है वो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में या अमाउंट में इक्वल है, समझ रहे हैं। चलिए, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट हमारा करेक्ट नहीं है, थर्ड भी हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड एंड थर्ड तो सेकंड करेक्ट है लेकिन थर्ड हमारा करेक्ट नहीं है। डी हमारा सेकंड एंड फोर्थ, तो वो हमने अभी देखा कि जो हमारा सेकंड था और फोर्थ था वो हमारे क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, बोलो, देखो ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, चूंकि हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हम तो रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई भी डाउट आपका होना नहीं चाहिए, डाउट होगा तो साथ साथ क्लियर करें। Atomic model have been improved over the years. Arrange the following atomic models in the order of their chronological order. ठीक है ना, जो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले दिया गया है उसको हम पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो आया होगा, देन उसके बाद जो आएगा, यानी ईयर वाइज चलेंगे, ठीक है ना। आपकी बुक में या हमने जो पढ़े हैं वो भी हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मॉडल्स को पढ़ा है। तो सबसे पहले मॉडल हमने कौन सा पढ़ा था, थॉमसन का पढ़ा था, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा, है ना। देन हमने किसका पढ़ा वहां पर, आपका बोहर का मॉडल पढ़ा। तो यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। तो यहाँ पर यही 3 मॉडल दिए गए, रदरफोर्ड, थॉमसन और बोहर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, तो सेकंड वाला सबसे पहले आएगा। तो यहाँ इन दोनों में सेकंड वाला पहले लिखा गया है, ठीक है। तो तो इन दोनों में से एक कोई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद थॉमसन के बाद हमने किसको पढ़ा था, रदरफोर्ड को पढ़ा था, तो यानी फर्स्ट, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, पहले हमने थॉमसन को पढ़ा, देन रदरफोर्ड को, देन बोहर। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट has 3 positive charge, mass number of the atom is 27 and the number of neutrons is 14. What is the number of electrons in the ion? The ion of an element has 3 positive charges. Mass number of the atom is 27 and the number of neutrons is 14. What is the number of electron in the ion? अगर आप सिंपल सा इसको कैलकुलेट करना चाहें, आपको आंसर वैसे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें या अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको पता है एल्यूमिनियम की बात हो रही है। सिंपल से एल्यूमिनियम में 27 उसका मास नंबर होता है, ठीक है। 13 उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉनों को वहां पर वो डोनेट कर रहा है। तो अगर 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि वो परमाणु कौन सा है और इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, ए आपको दिया गया है कितना है, 27, मास नंबर 27 है। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो 14 है, ठीक है। तो अब हम देखें ए इज इक्वल टू क्या होता है, P पॉजिटिव प्लस N, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग अगर देखें तो वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, लेकिन ये हमें पता नहीं है। तो P पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस N, यानी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या को माइनस कर दिया जाए तो हमें प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाएगी। और यहाँ पर A की वैल्यू है 27, N की वैल्यू 14, दैट मीन्स P पॉजिटिव इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। अब P पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए यूज करें, प्रोटॉनों की संख्या 13 हो गई। हम जानते हैं Z इज इक्वल टू P पॉजिटिव इज इक्वल टू E नेगेटिव, ठीक है। तो इज इक्वल टू 13, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 13 है। लेकिन वो जो एलिमेंट है अगर हम उसको X से रिप्रेजेंट करें, माना कि X हमारा कोई एलिमेंट है, उसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 में से उसने क्या बोला कि एलिमेंट है 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन में, इस केस में तो ये सारे बराबर हैं, अगर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो उदासीन है, अभी उस पर चार्ज नहीं है बच्चे, समझिए। अभी हम परमाणु की बात कर रहे हैं यहाँ तक। तो परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु से क्या बनाना है, आयन बनना है। आयन कब बनेगा, जब वो 3 पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉनों का दान होगा तभी धनावेश आएगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिए। तो यहाँ पर अगर हम X3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, ठीक है, X3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 13 माइनस 3 बराबर 10। सिंपल, जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन थे उनमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन दान करे, तब उस पर 3 धनावेश आया और तभी क्या हुआ, आपका X3 पॉजिटिव यहाँ पर हुआ। समझ रहे हैं? तो आंसर भी आपका 10 आ रहा है। वैसे भी अगर आप डायरेक्ट देखें तो तब भी 10 ही आ रहा था, इस तरह से कैलकुलेट करके चलेंगे तब भी 10 ही आ रहा है। और आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं A B C D, ठीक है, जिनमें से कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन बताए गए। Identify the Mg2 plus ion from the figure where N and P represent the number of neutrons and protons respectively. अब जब हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था जहां पर हम मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, वहीं पर मैंने आपको Mg2 पॉजिटिव भी क्लियर कर दिया था। तो इनमें से वो कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन डी वाला होगा, क्योंकि इसमें पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में 8। यहाँ देखो, यहाँ पहली में 3 है जो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ 3 शेल्स दिखाई गई हैं, ये तो Mg का होता है Mg। यहाँ पर आपको 3 शेल्स दिखाई गई हैं, ये भी आपका पॉसिबल नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया है? चूंकि आपने सारे मॉडल पढ़े हैं तो थॉमसन का आप पहला मॉडल पढ़ते हैं, तो आंसर इज J.J. थॉमसन, जिसको उनका वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज वाला मॉडल, या फिर रेजिन पुडिंग, प्लम पुडिंग वाला मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an atom with 3 protons and 4 neutrons will have a valency of। एक परमाणु है जिसमें 3 आपके इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, यानी संयोजकता कितनी होगी? वैलेंसी का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई वास्ता नहीं है आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या चूंकि आपको दी गई है और एक एटम बोला गया है यानी परमाणु है, और परमाणु उदासीन अवस्था में होता है,
तो वहां पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉनों का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें शेल्स के अकॉर्डिंग या शेल में, तो आपका पहली कोश में कितने आते हैं, 2 ही आते हैं मैक्सिमम, और एक बच जाएगा, वो किस में आएगा, दूसरी वाली में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, वही उसका वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसके अतिरिक्त उसी को वो दान करता है, जिसके बाद वो क्या बनाता है आपका पॉजिटिव एक धनायन धनावेशित आयन आपका बनाएगा। सो क्या पूछा गया है, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, तो वैलेंसी कितनी है उसकी, 1 होगी, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ ये कौन सा परमाणु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा सही होगी। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, an atom has equal number of electrons and neutron, an atom has equal number of proton and neutron, an atom has equal number of electrons, protons and neutron। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके ऑलवेज करेक्ट होगी, एटम के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर कोई एटम है, परमाणु है, उदासीन अवस्था में है, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या यहाँ पर बराबर होती है, ठीक है ना। चलिए, which of the following statements about Rutherford's model of atom are correct? आर करेक्ट बोला है तो दो या 3 आपके स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, तो उन्होंने यही बोला था नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। एस्टैब्लिश दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स एज हैवी एज अ हाइड्रोजन एटम, कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से इसको कंपेयर किया जा सकता है। वॉज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल, तो थॉमसन मॉडल से वो एग्री तो नहीं थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट होगा, ठीक है। पहली भी चीज उन्होंने बोली थी कि आपका जो एटम है उस एटम का जो न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, और दूसरा उन्होंने क्या बोला था कि सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जा सकता है, जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट, ऐसे ही कुछ एटम में होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स, 1H1, 1H2, known as protium, deuterium and tritium. Why are all the isotopes neutral in nature? क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन है वो 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी 3 समस्थानिक होते हैं उसके। एक होता है 1H1 प्रोटियम, एक होता है 1H2 ड्यूटीरियम, एंड थर्ड वन इज 1H3 ट्राइटियम, ओके। सो क्या बोला गया है, वाई आर ऑल द आइसोटोप, जितने भी उसके समस्थानिक है वो न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल यानी कि उदासीन है, उन पर कोई आवेश नहीं है वहां पर। Since neutrons are neutral in nature, hence isotopes are electrically neutral। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, since neutrons are neutral, क्योंकि न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से आइसोटोपिक फॉर्म्स जो हैं वो सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती हैं। All the isotopes have 1 electrons and 1 proton, hence they are neutral, क्योंकि वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, इसलिए वो न्यूट्रल है। All the isotopes have 1 proton एंड 1 न्यूट्रॉन, हेंस दे आर न्यूट्रल, वहां पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इस वजह से वो न्यूट्रल है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप्स मेक्स देम न्यूट्रल। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन में इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से आपका जो आइसोटोप है वो क्या कैसा हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है यहाँ पर। ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, हेंस दे आर न्यूट्रल। क्योंकि देखो 1H1, 1H2, 1H3 का मतलब क्या है, प्रोटॉन 1 1 1 ही है, एक एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी वहां पर एक है, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब ही वही है कि परमाणु का क्रमांक समान रहेगा, द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न रहेगी, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, एक ही प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 20 है तो उसकी एम वाली शेल में, एम वाली शेल कौन सी हो गई, थर्ड शेल हो गई आपकी, ठीक है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ कितने होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो के में आपके 2 आएंगे, एल में आपके 8 आएंगे, ठीक है ना, फिर कितने बच जाते हैं, 2 8 10 हो गए टोटल, फिर 10 और बचे, तो वो किस में जाएंगे। आप बोलेंगे मैम एम की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 18 होती है, लेकिन उसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, उसमें कितने आएंगे, 8 ही आएंगे, फिर 2 वाली नेक्स्ट में जाएंगे, तो कितना हो गया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे। समझो के एल एम एन, 4 शेल है आपकी, सपोज पहली में 2 आ गए, 20 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो पहली में 2 आ गए, एल में आपके कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं, बचे 10। तो 10 के 10 को हम एम में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि बाह्यतम कोश हो जाएगी, और बाह्यतम कोश में आपने पढ़ा है कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो हम कितने रखेंगे, 8 ही रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो एम शेल में आपके कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर, ये वाला आपने देख लिया था, 10 था जिसका आंसर। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज, तो एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और वो बेसिकली जैसे हीलियम है, हीलियम में नाभिक है, ठीक है ना, उस नाभिक से बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नाभिक में क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 ही आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो जब ये हीलियम 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर लेता है तो इसके पास क्या रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर लिया तो He2 पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब सिर्फ क्या बचा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे, तो वो क्या हो गया, वो हीलियम का नाभिक हो गया। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको बेसिकली हीलियम का नाभिक भी आपका कहा जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सब एटॉमिक पार्टिकल एन अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम, अ न्यूट्रल पार्टिकल, अ डबली चार्ज हीलियम आयन, तो अ डबली चार्ज हीलियम आयन भी अल्फा पार्टिकल को कहा जाता है, और कहीं कहीं न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई भी उसको कहा जाता है। ओके, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है। अब ऑप्शन देख लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, 2.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻22 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻23 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो -19 वाला करेक्ट होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, और सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आपका किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आइसोबार्स डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ, आइसोबार जो होते हैं समभारिक, वो किसमें डिफर नहीं होते हैं, बताओ किसमें अंतर नहीं होता उनके, तो परमाणु के भार में या द्रव्यमान संख्या में उनके अंतर नहीं होता है, परमाणु क्रमांक में वहां पर अंतर होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स में बेसिकली मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर एक साथ देखें तो उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स में ये डिफर नहीं होते हैं, जिसको आप ए बोल सकते हैं, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी इसे कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो ए सेम होता है, ठीक है, एंड जेड आपका डिफर होता है, ठीक है। तो डू नॉट डिफर लिखा है ना, किसमें अंतर नहीं होगा, तो ए में अंतर नहीं होगा, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, मास नंबर जिसे कहा जाता है, और मास नंबर का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का मतलब क्या है, उसमें न्यूक्लियॉन्स कितने, ठीक है ना, बस वही है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज किया, यहाँ पर रिवीजन चूंकि आपका चल रहा है, बार बार प्रश्नों को हम लोग
देख रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न आपके आ रहे हैं। आने वाले सेशन में कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।